अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था द एंजाइम्स, जिसका हमने इंट्रोडक्शन और एंजाइम्स और उससे रिलेटेड टर्म्स को देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, एंजाइम्स किस नेचर के कंपाउंड्स हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पेज नंबर 108 पर दो छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स तो सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग सेल्स ही एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज एंजाइम्स आर ऑल्सो द प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन्स कौन मैन्युफैक्चर करता है? लिविंग सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर ही डिफरेंट प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। कौन सी वाली? द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जहाँ पर भी उन प्रोटीन की ज़रूरत है सेल उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। बिल्कुल एंजाइम्स भी उसी तरह राइबोसोम्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब एक लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री में एंजाइम्स तो जनरेट हो गए, ठीक, लेकिन एंजाइम्स एक्ट कहाँ जाकर करेंगे? ठीक, जहां पर उन्होंने अपना एक्शन शो करना है वो साइट कहाँ है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एंजाइम्स किस नेचर के हो सकते हैं। अगर तो सेल एंजाइम्स एक सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और उसी सेल के अंदर विद इन द सेल मेम्ब्रेन, उसी सेल के अंदर ही कहीं इनकी एक्शन साइट है। ठीक है, सपोज कि कुछ एंजाइम्स इस तरह के हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल का ही पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही इंक्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरह के एंजाइम्स जो कि सेल्स में ही प्रोड्यूस हुए और सेल के अंदर ही अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के एंजाइम्स को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। छोटी सी टर्म है ये। ठीक है, और इससे ऑपोजिट भी एक चीज हो सकती है, बॉडी को एंजाइम्स की जरूरत है, सेल को ऑर्डर हुआ, सेल ने राइबोसोम्स को ऑर्डर किया, राइबोसोम्स ने एंजाइम्स मैन्युफैक्चर कर दिए, यहाँ तक का तो प्रोसेस हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उन एंजाइम्स की जरूरत जिस जगह पे है इट इज एक्चुअली आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह के एंजाइम्स क्या करेंगे? सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए, उसके बाद सेल उन्हें ट्रांसफर करेगा आउटसाइड द सेल। ठीक है, और आउटसाइड द सेल जाकर कहीं सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं, वो एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर कहीं पर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो किसी सेल के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म या किसी भी एरिया जो कि सेल के अंदर होता है उसमें अपना एक्शन परफॉर्म ना करें, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल है द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis is actually the part of food metabolism. ठीक है, फूड मेटाबॉलिज्म, और अगर हम और स्पेसिफिक करें तो द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में शुगर हमने कंज्यूम की है वो हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी बॉडी को वो सारी शुगर, वो सारा ग्लूकोज सप्लाई किया जाएगा जो हमने फूड के थ्रू इंजेस्ट किया है। ठीक है, और फिर जब सेल्स को ग्लूकोज मिल गया तो सेल्स ने तो ग्लूकोज को ब्रेक करना है एंजाइम और उसमें से एनर्जी रिलीज करनी है, तो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स उस ग्लूकोज को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और वो सेल्स, क्योंकि ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, तो वो एंजाइम्स उसी सेल में प्रोड्यूस होंगे और उसी के साइटोप्लाज्म में अपना एक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सही, तो उन एंजाइम्स को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। द एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन ग्लाइकोलिसिस आर इंट्रासेलुलर इन नेचर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन आवर स्टमक, जितने भी एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो किसी सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहे, वो असल में, जैसे कि ये अगर लाइनिंग है हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम की, और दिस इज द फूड मटेरियल जो हमने इसको हमने इंजेस्ट किया है, इसको ब्रेक डाउन करना है, इसकी डाइजेशन करनी है। तो ये जो लाइनिंग है यहाँ पर है ना सेल्स, सही, और ये एरिया एम्प्टी है, ठीक है, ये आउटसाइड द सेल है। तो ये वॉल के सेल्स वो एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे, और फिर असल में हो क्या रहा है, वॉल के एंजाइम्स, वॉल के सेल्स एंजाइम्स को बिटवीन द वॉल आउटसाइड द सेल्स एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे हैं, वो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है द पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन। और ये क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, सही। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, ये छोटी सी जो टर्म्स थी हमने देख ली, इजी सी हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस नेचर के हैं, और किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स बना के इसको, इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये असल में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये असल में एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपके पेपर में आ जाता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, इसको आपने इसी तरह से पॉइंट्स नहीं लिखने, हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, हेडिंग्स मैं अभी आपको बता देती हूँ हर पॉइंट के साथ, ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपकी बुक में लिखा है, मैं उसको रीड भी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। असल में हम एंजाइम्स की केमिस्ट्री बता रहे हैं। एंजाइम एक मॉलिक्यूल है, किस तरह का, प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, शुगर मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, फैट मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, इसी तरह डीएनए, आरएनए, ठीक, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एंजाइम जो मॉलिक्यूल है, एंजाइम की केमिस्ट्री अगर हम देखें, नेचर अगर हम देखें, तो क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हम फर्स्ट पॉइंट के लिए हेडिंग क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ एंजाइम, ठीक, या अपनी बुक पे ही साथ से मेंशन कर लो क्या नेचर है। मोस्टली एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ठीक है, सही, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। अब प्रोटीन क्या चीज होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स की जब लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं तो दे विल बी कॉल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो एंजाइम भी इसी नेचर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, most enzyme reaction rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions. As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reactions by they catalyze. इस पॉइंट में आपको क्या बताया है कि एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाउ एंजाइम कैन स्पीड अप अ रिएक्शन। तो एंजाइम helps in a chemical reaction, helps to carry a chemical reaction by increasing its rate, ठीक है। क्या करना होता है एंजाइम ने, एंजाइम उसको एक फास्ट रेट में, एक हाई स्पीड में जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प देता है, ठीक है। और साथ में एक और चीज क्या बताई है, एंजाइम नेवर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, इट जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, इट विल नेवर टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, इसको आप ऐसे समझो कि एंजाइम इज जस्ट अ हेल्पर, जो कि सबस्ट्रेट को हेल्प कर रहा है टू कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपाउंड दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट को चेंज होने में हेल्प कर रहा है। रिएक्शन तो ये रहा, ठीक है, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। एंजाइम इज जस्ट अ कैटलिस्ट, जस्ट अ हेल्पर। एंजाइम कभी भी यूज नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ को हेल्प तो करेगा, लेकिन बाद में प्रोडक्ट और एंजाइम दोनों रिकवर होंगे,
ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट नहीं, आउटपुट इज ऑल्सो द एंजाइम, सेम उसी टाइप में, उतनी ही अमाउंट में, ठीक है। सही, एंजाइम जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, इट विल नेवर गेट चेंज्ड, ठीक है। सही, तो सेकेंड पॉइंट पे हम हेडिंग क्या दे सकते हैं, इट एंजाइम स्पीड्स अप द रिएक्शन। विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के लिए हम ये हेडिंग लिख सकते हैं कि एंजाइम्स स्पीड अप अ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। एंजाइम्स खुद कंज्यूम नहीं होंगे। एंजाइम, अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स भी एंजाइम्स के इंसर्ट किए हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो 2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपको उसी हालत में वापस मिलेंगे, ठीक है। सही, ये हेडिंग्स आप अपनी बुक पर इन सारे पॉइंट्स के साथ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट रीड कर रही हूँ पेज 109 पर। enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrates। इस बात का क्या मतलब है कि enzymes are very specific for their substrate। वो जो एक टाइप का, सपोज मेरे पास 2 सबस्ट्रेट्स हैं, एक है मॉलिक्यूल, सपोज मेरे पास एक स्टार्च है, एक स्टार्च मॉलिक्यूल है। मैंने जो भी फूड इंजेस्ट किया है, मेरे स्टमक में जो भी फूड गया है, उस फूड में जस्ट शुगर तो नहीं होती, उसमें कितना सारा कुछ होता है। उसमें प्रोटीन होगी, 20% प्रोटीन, 20% शुगर, 20% स्टार्च, 20% वाटर, इतना सारा 20% फैट, ठीक है। इतने सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, ठीक, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम, हम पेप्सिन की एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने पेप्सिन को देखा था। तो स्टमक में जब डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन प्रोड्यूस होगा, तो पेप्सिन का ये काम नहीं है कि वो स्टार्च को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दे क्योंकि फूड में स्टार्च भी है, वो वाटर की भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दे क्योंकि हमारे फूड में वाटर भी है, ठीक है। वो फैट को भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे क्योंकि हमारे फूड के अंदर फैट भी है, वो शुगर्स को भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। जो पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होगा हमारे स्टमक में, जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होगा, वो एंजाइम वो बहुत चूजी किस्म का एंजाइम है, ठीक है। वो जस्ट किसी अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को तलाश करेगा, जस्ट उसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, बाकी जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं उनको एंजाइम बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ओनली कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। इट विल नेवर कन्वर्ट अदर सबस्ट्रेट्स इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा। जैसे कि पेप्सिन विल डाइजेस्ट ओनली द protein in our stomach, not starch, not fat, not sugar, not other molecules, ठीक है, ठीक। pepsin is specific enzyme for proteins only, protein is the substrate for the pepsin, ठीक है। तो पॉइंट 3 पर हम क्या हेडिंग देंगे, specificity of enzymes, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में रीड कर रही हूँ, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज द एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन। एंजाइम, सपोज ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज दिस इज द एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये पूरा एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जस्ट एंजाइम पर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होता है, सपोज दिस इज दैट स्पेसिफिक एरिया जो कि रिएक्ट करने के कैपेबल होता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम है एंड दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर इट,
ठीक है, सपोज ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक, तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट किसी एक एंजाइम के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, बाकी की एंजाइम की जो बॉडी है वो, बाकी का जो पार्ट है वो नॉन रिएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। ओनली a specific part of the enzyme is capable of attaching with the substrate, ठीक है। जिस एंजाइम का जो एक्टिव पार्ट है वो जस्ट कोई एक ही एरिया है, कोई एक ही पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन को हम कहते हैं द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम एज अ होल रिएक्शन नहीं करता सबस्ट्रेट के साथ, जस्ट उसका एक स्पेसिफिक पार्ट ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसके साथ अटैच हो सकता है, और उस स्पेसिफिक पार्ट को विच इज रिएक्टिव फॉर द सबस्ट्रेट, उसको हम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट की डेफिनेशन भी आ जाती है आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक। और इस पॉइंट को हम एक्टिव साइट की हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. पॉइंट 5 के लिए हम हेडिंग देंगे कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम प्रोडक्शन, ठीक है। अब एंजाइम्स सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल ऑर्डर करता है राइबोसोम्स को कि वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और फिर राइबोसोम्स एंजाइम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर जितना एंजाइम रिक्वायर्ड था उतना एंजाइम प्रोड्यूस हो चुका है, मजीद उस एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो राइबोसोम्स हमेशा के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सेल ही वो मास्टर है जो कि अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल ही ऑर्डर करता है कि गोल्जी ऑपरेटस ने अब वर्क करना है, अब नहीं करना, ठीक है, राइबोसोम्स ने अब एंजाइम जनरेट करना है, अब स्टॉप कर देना है, ठीक। तो एंजाइम प्रोडक्शन या एंजाइम एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द सेल्स, ठीक है, जो भी सेल उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि एक तो है कि सेल खुद उसको कंट्रोल करे, ठीक है, लेकिन अगर सेल खुद कंट्रोल नहीं करता तो समटाइम्स एंजाइम्स को की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए या एंजाइम के एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, एक एंजाइम के फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए या फिर एक एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो भी एंजाइम के फंक्शन को एनहेंस करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जिसकी प्रेजेंस में एंजाइम अपना फंक्शन स्टॉप कर दे, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 के लिए हम हेडिंग देंगे कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम को कब अलाउ किया जाए कि वो परफॉर्म करे अपना एक्शन, ठीक है, और कब उसे रोक दिया जाए। सबसे पहले इस चीज को सेल इटसेल्फ कंट्रोल करता है, कब एंजाइम प्रोड्यूस करना है, कब स्टॉप कर देना है, ठीक है। सेकेंडली कुछ इनहिबिटर्स और कुछ एक्टिवेटर्स भी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 6 अगर हम देखें, सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। एंजाइम्स अकेले काम कर सकते हैं, इनको मजीद क्योंकि एंजाइम्स खुद हेल्पर है ना एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स के साथ एंजाइम हेल्प करता है, ठीक। तो मोस्टली एंजाइम्स इटसेल्फ इनफ होते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन को कैरी कराने के लिए। लेकिन अब आगे देखते हैं, हाउ एवर अदर एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और द आयंस कॉल्ड द कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स के साथ कुछ और हेल्पर मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ और ऐसा केमिकल किसी एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, जो कि एंजाइम को हेल्प करे टू परफॉर्म इट्स एक्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? द कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम पॉइंट नंबर 6 के लिए हेडिंग देंगे कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम। These cofactors are actually the helpers of these enzymes, ठीक है, ठीक। अब कोफैक्टर किसी भी नेचर का केमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है,
इनऑर्गेनिक नेचर या ऑर्गेनिक नेचर, किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक इन नेचर होगा तो वो कोई आयन हो सकता है, मेटल आयन और अदर, ठीक है, सही। अब इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कोफैक्टर कितने टाइटली, किस तरह की बॉन्डिंग कर रहा है एंजाइम के साथ। एक्चुअली कोफैक्टर जब एंजाइम के साथ अटैच होता है तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करने के कैपेबल हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है टू स्टार्ट इट्स फंक्शन, ठीक है। अब कोफैक्टर दो तरह से एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है। इफ एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज टाइटली हेल्ड विद द एंजाइम स्ट्रक्चर, अगर उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की है एंजाइम के साथ, तो ऐसे कोफैक्टर को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कोफैक्टर कुड बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक एंजाइम के साथ अटैच रहता है और एंजाइम के साथ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, ठीक। लेकिन कोई ऑर्गेनिक नेचर का ही कोफैक्टर है, एंजाइम का हेल्पर है, लेकिन वो एंजाइम के साथ बिल्कुल वीक इंटरेक्शंस जनरेट कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग नहीं करता, लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ और लेटर ऑन वो उससे डिटैच भी हो जाता है इजीली, ठीक है। तो इस तरह के कोफैक्टर्स को विच जनरेट लूज और वीक इंटरेक्शंस विद द एंजाइम, दोज कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोएंजाइम्स, ठीक है। ठीक, ये डिफिनेशंस भी बहुत ज्यादा आती हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, एंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, ठीक है। ये चीजें भी, ये वाली डिफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा आती हैं आपके पेपर में। वन लाइन आंसर है इसका, ठीक। 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट पे को मैं पहले रीड करती हूँ। सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी एक फिक्स, ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन है तो एक एंजाइम ने वो रिएक्शन कैरी करवा दिया। अब एक जो कंप्लीट प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल फूड डाइजेशन, फॉर एग्जांपल द ग्लाइकोलिसिस, ये सारा जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, मैंने इसको कन्वर्ट कराना है इनटू सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म जो कि जी है, मेरी बॉडी को जी फॉर्म चाहिए, ए फॉर्म नहीं, ठीक है। ए इज अ मॉलिक्यूल, मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू जी मॉलिक्यूल, ठीक है, जी इज माय प्रोडक्ट, ठीक। तो क्या है, समटाइम्स कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता कि एक एंजाइम आए वो इस मॉलिक्यूल को डायरेक्टली मेरे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट वन स्टेप प्रोसेस नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि पहले ए टाइप वो जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट स्टेप में वो किसी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल किसी सेकेंड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, देन वो सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये जो रिएक्शन है ए मॉलिक्यूल को जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने, यानी मेरे जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक सीरीज ऑफ रिएक्शन रन हुई है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी, ठीक। तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हैं वो सिंपल नहीं होते, यूजुअली दे अकर थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज, द सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। असल में एक रिएक्शन है जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें मैंने एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन ये डायरेक्टली ए से जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वन स्टेप में कन्वर्ट नहीं हुआ, पहले ए ने किसी से रिएक्ट करके बी मॉलिक्यूल जनरेट किया, ठीक है, ये टेम्पररी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया हमारा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये फिर कन्वर्ट हुआ सेकेंड प्रोडक्ट में, वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्योंकि वो भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। देन वो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा इनटू आवर डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, सही। तो हुआ क्या, ये एक रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में नहीं हो सका, 1 2 3 स्टेप्स में हुआ है, ठीक है। तो जब तक बी जनरेट नहीं होगा सी जनरेट नहीं हो सकता, जब तक सी जनरेट नहीं होगा जी जनरेट नहीं हो सकता,
ऐसा ही है ना, हर स्टेप दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, जब तक प्रीवियस स्टेप नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम सीरीज ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो रिएक्शंस जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, ठीक, जिसमें एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मल्टीपल स्टेप्स से गुजरता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जो कि इसी तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शंस में टेक प्लेस करते हैं, ठीक है, सही, वन स्टेप में नहीं हो सकते। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो स्टेप्स बहुत सारे हैं, तो एंजाइम्स भी हर स्टेप के लिए डिफरेंट होगा। जैसे कि हमें बताया कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम एक ही हो सकता है, ठीक है। अगर हमने, मैं यहाँ पर लेबल कर ई ए, दिस इज द एंजाइम फॉर ए, ये सिर्फ ए को ए से रिएक्ट कर सकता है, बी सी एंड जी किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा ऑन द सबस्ट्रेट ए, तो फिर वो कन्वर्ट होगा इनटू द प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट बी इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम, द एंजाइम बी, ठीक है। सेकेंड एंजाइम के लिए बी इज द सबस्ट्रेट। अब वो जस्ट बी पे एक्ट कर सकता है, ना वो ए को ए से रिएक्ट कर सकता था, ना वो सी से रिएक्ट कर सकता था। जब बी जेनरेट हुआ एंजाइम ए के एक्शन की वजह से, बी जेनरेट हुआ, सेकेंड मॉलिक्यूल जेनरेट हुआ, वो मॉलिक्यूल एंजाइम बी के लिए सबस्ट्रेट है। एंजाइम बी विल कन्वर्ट दैट मॉलिक्यूल इनटू अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। वो प्रोडक्ट किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगा, देन नेक्स्ट जो एंजाइम है वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर द मेटाबॉलिक पाथवेज एंजाइम्स भी इसी तरह सीरीज में काम करते हैं। जब तक एंजाइम ए अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, एंजाइम बी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, सही। तो लास्ट पॉइंट के लिए हम हेडिंग देंगे मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। सेवेंथ हेडिंग इज ठीक, सही। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इजीली बन रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने।